अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी जो वीडियो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, दोनों बोर्ड के लिहाज से भी और यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, या इसे मालियाती पॉलिसी भी उर्दू में कहते हैं। तो ये वन ऑफ द पॉलिसी है जो कि स्टेट बैंक यानी कि आपके मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है और जो भी आपके जो फेडरल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, इन सारों की मुशावरत से ये पॉलिसी बनाई जा रही होती है। ठीक है, तो शुरू में हम लोग पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसके पीछे पस मंज़र क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन कुछ इसका इस तरह से है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द क्रेडिट डिस्टर्ब्स व्हेन द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ अनऑर्गेनाइज। यानी कि अगर तो आपके मुल्क के अंदर जो मालियाती निज़ाम है, यानी कि जो पैसे के लेन देन का जो निज़ाम है, जो उसकी डिमांड और सप्लाई है, कैश फ्लो जो भी हो रहा होता है, अगर तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि उसके ऊपर कोई अथॉरिटी अगर बैठी हुई है तो प्रॉपरली उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो पॉलिसी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रही, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर नहीं है, तो आपका सारा सिस्टम अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो उससे जो आपकी जो क्रेडिट की सिचुएशन है कंट्री की, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। यानी कि ना तो आप डिमांड के अकॉर्डिंगली पैसे को सप्लाई कर रहे हो, या आप की जो सप्लाई है वो डिमांड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अगर तो आपका जो क्रेडिट की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी डिमांड कम थी लेकिन जो कैश फ्लो है उसकी सप्लाई आपने बहुत ज़्यादा कर दी है, तो उससे जो आपके मुल्क में इन्फ्लेशन का ख़तरा पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि अफराते ज़र। इससे क्या होता है, आपके मुल्क में महंगाई होना शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है और डिफरेंट बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। और सबसे बुनियादी जो मसला इससे पैदा होता है वो ये है कि आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑन द अदर एंड द क्रेडिट अमाउंट डिक्रीजेज। अगर तो जो पैसे का जो फ़्लो है वो हम लोग कम करते हैं, यानी कि डिमांड जितनी है उससे कम सप्लाई किया जा रहा है पैसा, तो उससे आपके मुल्क में डिफ्लेशन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि तफरीतें ज़्यादा होना शुरू होती है, लोगों की इनकम्स श्रिंक करना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो पैसे की वैल्यू बढ़ती है डिफ्लेशन करने से, लेकिन स्टिल आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज़ कर जाता है। मार्केट में पैसा नहीं रहता जो कि ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, अब इन सारे मसले मसाइलों को पूरा करने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई जाती है वो सेंट्रल बैंक और जो जितने भी आपके जो इदारे जो दूसरे होते हैं, जिसमें आपकी रियासत भी शामिल होती है, आपकी गवर्नमेंट्स वगैरह शामिल होती है, ताकि इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो भी फ्लक्चुएशन होती है क्रेडिट की, इसको संभाल सके, इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके, इसको चला सके। तो एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। कहता है मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मेजर्स विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टेक्स इन कंट्रोलिंग द मनी एंड क्रेडिट सप्लाई इन द कंट्री। यानी कि जो भी हम लोग पैसे की जो सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल बैंक सप्लाई कर रहा होता है, वो बेसिकली इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही कर रहा होता है। वो मेजर्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह उन्होंने वाजे किए होते हैं कि ये हमने इस तरह से लेकर चलनी है। हमारी जो भी जो क्रेडिट की सप्लाई है, जो पैसे की सप्लाई है, या जो पैसे की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है, वो इस सारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी हमने पॉइंट्स वगैरह वज़ा किए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली ही हमने चलना होता है। कह रहा है विद अ व्यू टू अचीव सर्टेन स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। वो हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, कुछ माशी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए। वो माशी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन माशी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम इस मॉनेटरी पॉलिसी को फार्मूलेट करते हैं, और उसके अंदर जो भी हम लोग पॉइंट्स वगैरह डिवाइस कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग फार्मूलेशन करते हैं क्रेडिट की सप्लाई को की जो फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो जस्ट यही है कि हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने होते हैं। अच्छा, अब ये जो मेजर्स होते हैं ये भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में बताए होते हैं, और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में अपने डिफ़ाइन किए होते हैं कि आखिर ये मेजर्स हमने लेने हैं और इन मेजर्स के थ्रू हमने ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अपने अचीव करने हैं। यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में मेंशन्ड होती हैं।
आगे चलते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने जो मुल्क का जो बिज़नेस है उसमें इस तरह की कंडीशंस को पैदा हमने करना होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ करने से या प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करने से या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट लाने से, यानी कि मुल्क की हालात इस तरह से पैदा किए जाएं कि मुल्क में बेरोज़गारी को मुकम्मल तरीके से ख़त्म किया जा सके। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अब हमने जो एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस हैं वो जस्ट हमने मेंटेन नहीं करनी, यानी कि जो इतने लोग रोज़गार पे लगे हुए हैं जस्ट उनको नहीं बचाना, बल्कि जो बेरोज़गार है उनको भी रोज़गार के मौके हमने प्रोवाइड करने। अब वो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, यानी कि उनको इतना पैसा दे दिया जाए, इतने कर्ज़े वगैरह दे दिए जाएँ जिससे वो अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं या जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिसेज़ वगैरह, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ वगैरह निकाली जाएँ और जो भी बेरोज़गार लोग हैं, यानी कि जो भी अनएम्प्लॉयड जो लेबर फोर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस तरह की कंडीशंस हमने पैदा करनी है। वो थ्रू इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ही हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ करने से ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपका जो एक राइज़ अप होती है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइस स्टेबिलिटी। इस तरह के हालात पैदा कर देने चाहिए कि या इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे जिससे जो आपके मुल्क के अंदर जो प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज हो सकें। ठीक है, ये प्राइसेस कैसे स्टेबलाइज होंगी, वो इस तरह से हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रियायत वगैरह, जैसे हम लोग सब्सिडीज़ वगैरह कहते हैं, तो इन सब्सिडीज़ के थ्रू जो है वो प्राइस को स्टेबलाइज किया जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और भी होता है कि प्राइसेस ना तो बहुत ज़्यादा कर दी जाए ना ही बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए, यानी कि अगर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो उससे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन जब होगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी, और अगर कैश फ्लो बहुत ही कम हो जाएगा तो उससे आपके मुल्क में प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली डिफ्लेशन हो जाएगी, जो कि डिफ्लेशन भी एक लिहाज से आपका नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालता है। जैसे इन्फ्लेशन नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसी तरह डिफ्लेशन भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ना तो हमने बहुत कम कर देना है कैश फ्लो, ना ही बहुत ज़्यादा कर देना है। इट स्टेबलाइज करना है, यानी कि बैलेंस वगैरह क्रिएट करना है जिससे आपकी प्राइसेस भी स्टेबल रहें, ना तो वो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। उसके बाद है एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी कि जहाँ पे हमने लोकल मार्केट के अंदर प्राइसेस को स्टेबल करना है उसी तरीके से हमने फॉरेन मार्केट में भी अपनी प्राइसेस को स्टेबल करना है, जिससे जो हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी स्टेबलाइज रहें, यानी कि डॉलर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा ना हो और डॉलर कम से कम रेट के ऊपर ही हमें मिल रहा हो। और जाहिर सी बात है जब हमारी प्राइसेस जो हैं वो और जब डॉलर जो है वो सस्ता होगा तो अल्टीमेटली हमारे जो प्राइस की हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ होगा, और जब हमारी वैल्यू में इंक्रीज़ होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज़ होगा, तो अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी। जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगी तो अल्टीमेटली आपके जो मुल्क का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेवरेबल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ये सारा कुछ जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितना भी डेफिसिट होता है उसको क्लियर करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें की जा रही होती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो कर्जा वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कैश फ्लो हो रहा है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंसाफ के ऊपर मबनी हो, इक्वलिटी के ऊपर मबनी हो। वो जस्ट हमने जो कर्जे वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें वो बड़े बड़े सरमायादारों को या बड़े बड़े जागीरदारों को नहीं हमने कर रहे उन्हें, बल्कि वो जो कर्जे हैं वो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हम लोग कह रहे होते हैं उन्हें, या जो छोटा काश्तकार या छोटा फार्मर होता है उनको भी हमने वो जो चीज़ें हैं जो क्रेडिट है वो भी पहुंचाना, ताकि वो उनका भी बिज़नेस जो है वो फ्लरिश कर सके। ज़ाहिर सी बात है जब उनका कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी भी इंक्रीज़ करेगी। अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज़ करती है तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में भी वो मदद करती है। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली आपका फॉरेन एक्सचेंज भी
आपको ज़्यादा मिलेगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा रिसीव होगा। जैसे हमारे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। फिर अब फॉरेन वैल्यू ऑफ करेंसी, तो ये बात अगेन वही है कि हमने इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं, क्रेडिट का फ़्लो इस तरह से करना है जिससे हमारी जो अपनी जो हमारी जो लोकल करेंसी है उसके फ़ॉरेन में जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाए। यानी कि डॉलर की निस्बत हमारा जो रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू कर दे, या डॉलर का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाए। यानी कि जब डॉलर कम होगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान रुपये जो है वो उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ये हमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हमें अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेंगी और क्वालिटी एक्सपोर्ट्स हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, हमने इस तरह के जो सेंट्रल बैंक होता है वो इस तरह की हालात पैदा करता है, इस तरह से क्रेडिट, बेसिकली वो क्रेडिट की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दे रहा होता है, यानी कि लोन, एडवांसिंग लोन्स की जो है वो फैसिलिटीज़ वगैरह देता है, एक्साइटिंग स्कीम्स वगैरह लेकर आता है, जिससे जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज हो रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होगी तो अल्टीमेटली आपका जो कैपिटल का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ करेगा और आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। फिर है डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे एक और उनका मकसद होता है बैंक का कि वो कम से कम गोल्ड का अपने पास रिजर्व रखें। मैंने आपको नोट इशू वाला जो क्वेश्चन था मेथड्स वाले में भी और प्रिंसिपल वाले में भी मैंने आपको बताया था कि जितना गोल्ड का लॉकअप कम होगा उतना ही ज़्यादा गोल्ड हमें मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए अवेलेबल होता है। अब वो जस्ट लोकल मार्केट में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उस गोल्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मिल सकता है। तो जितना कम गोल्ड का रिजर्व होगा उतना बेहतर होगा इकॉनमी के लिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। तो हमने कैपिटल मार्केट में भी स्टेबलाइजेशन पैदा करनी है। वो स्टेबलाइजेशन हमने किस तरह से लेकर आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके, ताकि लोगों को पास पैसा ज़्यादा हो। अब ये पैसा जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड है, सप्लाई ज़्यादा करनी है। अब ये इतना भी नहीं करते ना कि मुल्क में इन्फ्लेशन पैदा हो जाए, ठीक है। तो जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड जो है वो कैपिटल मार्केट में हमने जो पैसा है वो फ़्लो करना है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स की जा सकें और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स और फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहे हो, जिससे आगे जो है वो मार्केट में अच्छे तरीके से उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके और प्रोडक्शन अच्छे तरीके से की जा सके। अच्छा, जो ऊपर जो डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड वाला जो पॉइंट है उसमें डिक्रीज इन गोल्ड रिजर्व से ट्रबल से मुराद ये है कि आपके पास जो गोल्ड के रिजर्व जो आपने रखे होते हैं वो आपने लॉकअप जो है वो कम रखा होना चाहिए, वरना जो आपके जो बाकी जो रिजर्व हैं वो आपके जो गोल्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उसको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सको, ताकि उसके थ्रू भी आपको पैसा वगैरह मिल सके, ठीक है। तो उसमें ये लाइन का मतलब ये था। फिर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अच्छा, अब इसका एक और मेन पर्पज़ ये होता है कि वेल्थ को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हो, ठीक है। अब दौलत को वो यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पैदा हो सकती है। तो लोगों के पास बेसिकली वेल्थ ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि लोग जो है वो उस वेल्थ को इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जब होती है तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू होती हैं और नए लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है और अल्टीमेटली वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन भी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन दोनों जो प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि कैश फ्लो जो है वो हद से ज़्यादा भी करने के लिए भी हम लोग जो इक़दाम हैं वो कर रहे होते हैं, यानी कि डिमांड जितनी है जस्ट उतना ही पैसे जारी किए जाएँ, अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा ना किया जाए। देन जो
आपकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इतना भी कम ना हो कि आपकी जो नेसेसरी डिमांड है वो भी पूरी ना हो सकें। फिर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मेन मकसद ये है कि आपका जो माशी तरक्की है उसको प्रमोट किया जा सके, यानी कि लोगों को बताया जा सके कि हमारी जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारे जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है या जो कौमी पैदावार है, नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। लोगों को पता चले दैन पर कैपिटा इनकम जो होती है, जो आपकी फ़ीकस आमदनी है, उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। और लोगों की जितनी ज़्यादा फ़ीकस आमदनी होती है उतना ही मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से मोबाइल हों, उनकी मोबिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रही हो, यानी कि अगर एक मज़दूर है वो किसी एक जगह पर काम कर रहा है लेकिन उसकी वो इतना मोबाइल है, इतना केपेबल है कि वो दूसरी जगह जाकर भी वो उतना ही फ्रूटफुल है, तो उसको दूसरी जगह पर भी मौका दिया जा सके। और जो पहली जगह पर वो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर उसका जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए भी हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज यानी कि अच्छे मज़दूर मौजूद हों। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमें यूटिलाइज करना आना चाहिए, तभी हम लोग जो है वो अपनी पर कैपिटा इनकम और नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट और इस तरह के जितने भी नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट हैं वो उनमें हमें बेहतरी नज़र आना शुरू हो, ताकि जो हमारी मईशत है वो हम उसको देख सकेंगे वो डेवलप कर रही है। लास्ट स्टेप इज़ इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। तो इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब आपका इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ कर रहा हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रही हो या क्रेडिट हो रही हो। तो जब ज़ाहिर सी बात है जब लोगों को कर्जा वगैरह मिलेगा, कैपिटल मार्केट स्टेबलाइज होगी, आपकी जो प्राइस वैल्यू है वो जो आपकी प्राइसेस हैं वो स्टेबलाइज होंगी, आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो स्टेबल होगी, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स होंगी और वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज़ करती होती है। और इसे चीज़ ये भी है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। एम्प्लॉयमेंट होगी तो अल्टीमेटली जब ज़्यादा लोग होंगे काम करने वाले तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही होती है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ऑलमोस्ट बातें जो हैं वो रिपीट ही हो रही हैं लास्ट कपल ऑफ वीडियोस से। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।